हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान तक में। एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फिजिक्स पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चार्जेस के बारे में कि आवेश क्या होता है ना। उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें हमने जानकारी इकट्ठा करी थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, ये सब चीज़ें पढ़ा था। आज हम उसके आगे चलेंगे और अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पहला, स्थिर वैद्युत प्रेरण, है ना। स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या है स्थिर वैद्युत प्रेरण, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्या है? इसका मतलब होता है, सिंपल सा मतलब समझिए, बिना किसी चीज को छुए या बिना किसी चीज को टच किए उसकी चीजों में आप बदलाव कर दें। जैसे आपका कोई दोस्त है, सपोज करिए, ठीक है। अब उसका मूड खराब है, कुछ भी है। अब आप गए, आपने इशारों में या कोई ऐसी बात बोल के या कुछ भी ऐसा करके, बिना उसे छुए, बिना उसे कुछ कहे, मतलब बिना उसे छुए, आपने उसे इशारों में कुछ भी बोल दिया, चल रहे हैं, है ना, पार्टी करने चलेंगे, क्लास के बाद घूमने चलेंगे, ये सारी चीजें, लाइक। तो मतलब आपने इशारों से उसे कुछ बताया या उसे बातों से ऐसी बात बोल दी कि उसका मूड ठीक हो गया, ठीक है। तो आपने उसे बिना छुए, बिना कुछ करे उसके अंदर एक चेंज ला दिया। तो किसी चीज को बिना छुए अगर उसके अंदर हम कोई बदलाव कर सकते हैं, कोई चेंज ला सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरक। अब आवेश के केस में यही चीज फिजिक्स के टर्म में या भौतिक विज्ञान के टर्म में यही चीज क्या बन जाती है, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है ना। जब भी कोई बॉडी क्या होती है, कोई भी आपका पिंड है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो क्या होता है, न्यूट्रल सिचुएशन में होता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में, आपने पढ़ा होगा कि इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं इस पे बराबर, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश इस पे क्या होते हैं, बराबर। तो अगर हम कुल आवेश देखें इस पे, अगर हम कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश कितना होता है, जीरो। और जब भी किसी वस्तु पे कुल आवेश जीरो होता है तो वो क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी कहलाती है, न्यूट्रल वस्तु कहलाती है, ठीक है। तो इस पे कुल आवेश क्या होगा, जीरो होगा। हम करते क्या है अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक हमारे पास ये बॉडी है ना, वस्तु है। इसको हमने एक लकड़ी की स्टैंड पे या कोई भी ऐसी चीज जो विद्युत का कुचालक हो, है ना, सुचालक ना हो, विद्युत का कुचालक हो, ऐसे स्टैंड को हमने लिया और उस पर इसको रख दिया। अब इसके पास क्या हुआ, एक हम आवेशित छड़ को लेके गए, जैसे पॉजिटिव आवेशित छड़, इस पे हमने टच नहीं कराया, इसको इससे टच नहीं कराया, सिर्फ इसके नियर बाई लेके गए। अब हुआ क्या, अब इसके अंदर क्या होगा, आपको पता है इसके अंदर टोटल आवेश क्या है, कुल आवेश क्या है, जीरो है, कुल आवेश जीरो है। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव आवेश होगा और जो नेगेटिव आवेश होगा, है ना, उनका टोटल सम जीरो होगा। लेकिन जैसे आप ये आवेशित छड़, धनात्मक आवेशित छड़ इसके पास आप लेके जाओगे, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस साइड क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि कुल आवेश जीरो है, अगर तीन ऋणात्मक आवेश इधर आ गए तो तीन धनात्मक आवेश कहाँ जनरेट हो जाएंगे, दूसरी साइड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम कोई धनात्मक छड़ को किसी भी न्यूट्रल छड़ के पास लेके जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो ऋणात्मक आवेश होते हैं वो छड़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और दूसरे तरफ कैसे आवेश आ जाते हैं, धनात्मक आवेश आ जाते हैं ना। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गया तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज तो हमें जीरो दिखाना है, पूरे सिस्टम का, पूरे वस्तु का जो टोटल आवेश है वो क्या है, जीरो है ना। अब समझिए, तो इस पार्ट पे अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में कि यहाँ पे क्या हुआ, जब आप धनात्मक छड़ लेके गए तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, और दूसरे तरफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी। क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है धनात्मक आवेश की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो धनात्मक चार्ज बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को तो ये पढ़िए, यह एक चालक के अस्थायी विद्युतकरण की घटना है जिसमें किसी निकटस्थ आवेशित पिंड की उपस्थिति में उसके निकटतम सिरे पर विपरीत आवेश और दूरस्थ सिरे पर समान आवेश प्रकट होते हैं। देखिए निकटतम सिरे पे मतलब इसके जो निकटतम सिरा है ना, जैसे ये पॉजिटिव आवेशित छड़ आप लेके गए हैं, ठीक है। अब इसके निकटतम जो सिरा है उस पे कैसा, विपरीत आवेश। अब देखिए अगर पॉजिटिव लेके गए तो यहाँ कैसा जनरेट होगा, नेगेटिव, मतलब आप अगर आप धनात्मक लेके गए तो यहाँ ऋणात्मक आएगा। और दूरस्थ सिरे पर और दूर वाले सिरे पर, दूर वाले सिरे पर समान चार्ज, समान चार्ज, समान मतलब अगर आप धनात्मक लेके गए थे दूर वाले सिरे पे कैसा आएगा, धनात्मक चार्ज आएगा, ठीक है।
चालक छड़ के सिरों पर उत्पन्न धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को प्रेरित आवेश कहा जाता है। और इस पे यही जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश ये उत्पन्न हुए हैं, इनको हम बोलते हैं प्रेरित आवेश, ठीक है, या इंडक्शन चार्ज, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेरित आवेश। तो आपको समझ में आया। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण बेसिकली क्या होता है, किसी चीज को बिना छुए उसकी चीजों में बदलाव कर देना, ठीक है, उसके नेचर में बदलाव कर देना, उसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीज क्लियर हो। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है कि यही जो विधि आपने पढ़ा है ना, स्थिर वैद्युत प्रेरण आपने जो पढ़ा, कह रहा है इसी के द्वारा, जो स्थिर वैद्युत प्रेरण है उसके द्वारा दो गोलों को आवेशन, दो गोलों का आवेशन, कैसे दो गोलों का आवेशन करते हैं वो जरा समझें। देखिए, मान लीजिए हमारे पास धातु के दो गोले हैं ए बी, ठीक है। अब इनको किसी भी ऐसे स्टैंड पे हमने खड़ा कर दिया, ठीक है, जो विद्युत का कुचालक है, विद्युत के कुचालक स्टैंड पे हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। अब समझिए, अब क्या करेंगे, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन हमने क्या करा, इन दोनों को हमने आपस में टच कराया, इस तरह से इन दोनों को आपस में टच कराया, ए और बी को, और इसके पास हम एक आवेशित छड़ को लेके चले गए, हम एक आवेशित छड़ को लेके चले गए, धनात्मक आवेशित छड़ को लेके चले गए। अब इसके पास धनात्मक आवेशित छड़ को लेके चले गए। अच्छा, अब ये दोनों गोला क्या थे, दोनों जो धातु के गोले हैं वो क्या है, न्यूट्रल पोजीशन में है, मतलब उस पर धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज बराबर है और टोटल मिला के कितना है, 0 है। लेकिन जैसे आप धातु की छड़, पॉजिटिव धनात्मक धातु की छड़ इसके पास लेके जाएंगे तो क्या करेगा, अभी पीछे हमने इंडक्शन में पढ़ा था कि जब चालक छड़ के यहाँ पे है ना, निकटतम सिरे पर, निकटतम सिरे पे कैसा आवेश आ जाता है, निकटतम सिरे पे कैसा आवेश आ जाता है, उसके अपोजिट, और जो दूरस्थ सिरा होता है उस पे कैसा आ जाता है, समान आवेश। तो जो निकट सिरा है उस पे विपरीत आवेश आएगा और दूर वाले सिरे पे क्या आएगा, समान आवेश आएगा। तो इसके जो निकटतम सिरा होगा यहाँ पे, इस पे क्या आ जाएगा, विपरीत आवेश आ जाएगा। विपरीत आवेश मतलब इन दोनों गोले के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो दूरस्थ वाले सिरे पर, क्योंकि दोनों दोनों टच है ना, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, तो दोनों के चार्जेस क्या होंगे, टोटल एक ही होंगे। अब जैसे ये हाथ और ये हाथ मेरा अलग है, तो अब इनके चार्जेज अलग अलग है, लेकिन अगर इनको मैंने टच करा दिया तो इनके बीच जितने भी चार्जेज होंगे वो दोनों के शेयरिंग होंगे, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन सबका एक तरफ चला जाएगा और दोनों के जो धनात्मक चार्ज हैं एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, उसी के बराबर धनात्मक चार्ज, ठीक है। कितना क्लियर है। तो जब भी हम कोई आवेशित धातु की छड़ लेके जाएंगे तो जो समान सिरा होगा है ना, उस पर क्या आ जाएगा, विपरीत आवेश, और जो दूरस्थ सिरा होगा उस पर क्या आ जाएगा, समान आवेश, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब इनको हम थोड़ा सा दूर करेंगे ना, इन गोलों को थोड़ा थोड़ा सेपरेट करेंगे। तो होगा क्या, जैसे इन गोलों को आप सेपरेट करोगे थोड़ा सा, सेपरेट कर दिया, अभी इसको यहीं रखो। पॉजिटिव आवेश से यहाँ पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव था, ठीक है। अच्छा, अब इस सिचुएशन मानिए अगर आपने ये छड़ हटा दिया, अगर आपने ये छड़ हटा दिया तो दोनों के जो आवेश हैं वापस से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर जैसे ये छड़ दूर चला गया तो इनके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वापस से अपने न्यूट्रल सिचुएशन आ जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे और दोनों मिलके इसे फिर से क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन हमने क्या करा, इसको रखा, इसको इसके पास रखा ताकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड रहे, और हमने इस गोले को दूर कर दिया, ठीक है, इस गोले को दूर कर दिया। तो इस पे इधर थोड़ा सा थोड़े दूर करा है, इस पे इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे इधर नेगेटिव चार्ज, वही सेम सिचुएशन है। अब समझिए अगली स्थिति में क्या होगा। अब अगली स्थिति में हम देखेंगे, तो अब हमने अभी ये वाली जो छड़ है ना इसे हटा दो, दोनों को उतनी दूर रखो, दोनों गोलों को इतनी दूर रखो, बट ये वाली छड़ को हटा दो। अब जैसे इस वाली छड़ को हटाओगे, इस आवेशित छड़ को जैसे हटाओगे, तो इसका जो ऋणात्मक चार्ज है और इसका जो धनात्मक चार्ज है, दोनों क्या चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, दोनों मिलना चाहेंगे, क्योंकि ऋणात्मक धनात्मक एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आपने पढ़ा है। तो जैसे ही हटा दिया हमने, तो इसका ऋणात्मक चार्ज इसके धनात्मक चार्ज को आकर्षित करना चाहेगा, और आकर्षित करना चाहेगा तो दोनों मिलना चाहेंगे। अब मिलना चाहेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो ऋणात्मक चार्ज है वो इधर भागेगा, जो ऋणात्मक चार्ज है वो इधर भागेगा, और जो धनात्मक चार्ज है वो इधर भाग के आएगा इससे मिलने के लिए, ठीक है। लेकिन दोनों संपर्क में है नहीं, दोनों गोले संपर्क में है नहीं। अब संपर्क में नहीं है तो ये मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि
चार्ज जो आवेश होता है, आवेश का फ्लो कब होता है? जब वो संपर्क में आते हैं। जब तक संपर्क में नहीं आएंगे तब तक एक दूसरे के अंदर फ्लो नहीं होगा, ठीक है, चार्ज का वहन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे इनके बीच कुछ नहीं होगा। अब ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन आ गई, ये तीसरी सिचुएशन है, और ये हमारी हो गई चौथी सिचुएशन, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये सर आ चुके हैं, अब ये पास आना चाहिए। अब देखिए, अब इसके आगे अगर आपने इन दोनों गोलों को संपर्क में लाया, अगर इन दोनों गोलों को संपर्क में लाया तो ये चार्जेज एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। अब हम इनको सफिशिएंट डिस्टेंस पर रख देते हैं। अब इनको एक सफिशिएंट डिस्टेंस पर रख देते हैं जहां से इनका इफेक्ट, एक दूसरे का इफेक्ट आपस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे का इफेक्ट आपस में खत्म हो जाएगा। फिफ्थ सिचुएशन, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब ये एक दूसरे को इतना दूर, इतना सफिशिएंट हमने दूर रख दिया है कि अब एक दूसरे को आकर्षण प्रतिकर्षण बल इनके बीच खत्म हो गया। तो किसी भी वस्तु का एक प्रॉपर्टी होती है, एक कह सकते हैं कि अगर हम उसको कुछ भी चार्ज देते हैं, कुछ भी आवेश देते हैं, जैसे आपने मान लो 1 कूलम आवेश दिया, वो 1 कूलम पूरे वस्तु पे वितरित हो जाएगा, है ना। हर जैसे ये पेन है, अब जैसे इस पेन को मैं कुछ आवेश दूंगा, अब इस पेन को अगर कुछ आवेश मैंने दिया, अगर मान लो 2 कूलम आवेश दिया, तो जरूरी नहीं 2 कूलम आवेश यहीं रहेगा, वो 2 कूलम पूरे इस कलम पे हर तरफ वितरित हो जाएगा, ठीक है, हर तरफ वितरित हो जाएगा। तो जैसे इनको हमने दूर करा, अब इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है ना, अभी वन साइडेड है, और जैसे सफिशिएंट डिस्टेंस हमने लगा दिया, अब ये जो ऋणात्मक चार्ज है ये इस पूरे गोले पे समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस पे जो धनात्मक चार्ज है ये इस गोले पे पूरे में समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। तो ये हमारी सिचुएशन हो गई। इस मेथड का यूज करके, जो स्थिर वैद्युत प्रेरक था, इसका यूज करके हमने क्या किया? 2 गोलों को हमने क्या कर दिया? आवेशित। शुरुआत में देखिए क्या इन पे कोई आवेश था? नहीं। फिर हमने क्या किया? एक धनात्मक छड़ को लेके गए तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए और दूसरी तरफ क्या आ गए? आपके धनात्मक चार्ज आ गया। फिर हमने इनको थोड़ा सेपरेट करा, पहले संपर्क में थे तो शेयरिंग थी चार्जेस की, अब इनको हमने थोड़ा दूर कर दिया तो अब ये चार्जेस इधर रहेंगे, वो चार्जेस उधर रहेंगे। अब हमने ये छड़ को हटा दिया, अब ये छड़ को हटा दिया तो दोनों चार्जेस एक दूसरे से मिलना चाहेंगे, लेकिन संपर्क में नहीं है इसलिए मिल नहीं पाएंगे। फिर हमने इनको इतने दूर रख दिया कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बचा, और जब कनेक्शन नहीं बचा तो इनके जो एक तरफ आवेश था वो पूरे गोले पे क्या हो जाएगा? समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। इस विधि से हमने क्या किया? प्रेरण द्वारा हमने 2 गोलों का क्या कर दिया? आवेशन कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया आपको। नोट कर सकते हैं एक बारी। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रेरण द्वारा गोले को आवेशित करना, मतलब एक गोले को, ठीक है। प्रेरण द्वारा गोले को आवेशित करना, चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर बाय इंडक्शन। अब हमें, जैसे पिछले में हमने क्या लिया था? 2 गोले लिए थे, अब की बारी हम एक गोला लेंगे और उसे हम प्रेरण द्वारा क्या करेंगे? आवेशित करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। जैसे एक गोला है ना, अब इसको इस पे रखा, अब इससे क्या हुआ? इसके पास एक आवेशित छड़ हम लेके गए, इसके पास एक आवेशित छड़ लेके गए, मान लिया ऋणात्मक आवेशित छड़ लेके गए, तो क्या होगा? गोले अब ऋणात्मक लेके गए हैं तो नियरेस्ट जो इसके निकटतम वाला फेस होगा वहां पे कैसे चार्ज आ जाएंगे? अपोजिट आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और दूसरे एंड पे क्या आ जाएगा बच्चा? नेगेटिव, ठीक है। ये आपको क्लियर है? आप पॉजिटिव रॉड भी ले सकते हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक चार्ज छड़ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल यहाँ ऋणात्मक आवेशित छड़ लिया है। अब इससे क्या हुआ? जब ये जाएगा गोले के पास तो क्या होगा? जो निकटतम वाला है, जो निकटतम सरफेस है इसकी, वहां पे क्या आ जाएगा? विपरीत चार्ज आते हैं। तो अगर नेगेटिव आप लेके गए तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और जो दूरस्थ वाला होता है उस पर क्या आ जाता है? समान आवेश। तो अगर इस पे ऋणात्मक है आवेश तो यहाँ भी कैसा आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। अब अगली लाइन में देखते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में पहले इसको इसके पास ही रखेंगे, और ये आपका पॉजिटिव था, ठीक है। हमने क्या कर दिया? दूसरी साइड को हमने अर्थ से ज्वाइन कर दिया, ये अर्थिंग का सिंबल होता है, ठीक है। अर्थ, जो आपका अर्थ है, जो आपकी पृथ्वी है, वो क्या करती है? वो आवेश का, कितने भी आवेश को अपने अंदर समा लेती है। जैसे पिछले वीडियो हमने बताया था कि अर्थिंग का मतलब बताया था आपको कि अर्थिंग क्या होती है। अर्थ क्या होता है? जो आपकी पृथ्वी है वो क्या होती है? वो बहुत सारे आवेश को अपने अंदर समा सकती है ना। उसके अंदर बहुत सारा स्पेस होता है, तो वो बहुत सारे आवेश को अपने अंदर समा सकती है। तो जैसे अर्थिंग हमने करा तो ये जो ऋणात्मक चार्ज था, है ना, इसको पृथ्वी से जैसे हमने ज्वाइन करा तो जो ऋणात्मक आवेश था वो इस वायर के थ्रू कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया।
पॉजिटिव वाला सर क्यों नहीं गया? क्योंकि पॉजिटिव वाला इसलिए नहीं गया क्योंकि इसके आसपास क्या है? ऋणात्मक आवेशित छड़ है। ऋणात्मक आवेशित छड़ इस धनात्मक चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करके रखेगी, लेकिन ये वाला जो ऋणात्मक चार्ज है ये इसके थ्रू कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। अब आपके पास आंसर है, इसे तो हमें आवेशित करना है। अब आप बताएं कि सबसे पहले हम अर्थ को हटाएंगे या फिर हम छड़ को हटाएंगे। अब आप सोचिए, एक मिनट सोचिए। अगर मान लीजिए आपने पहले छड़ को हटा दिया, इस छड़ को हटा दिया, इस छड़ को हटा दिया, तो इस गोले पे कैसा चार्ज बचेगा? सिर्फ धनात्मक चार्ज, है ना, धनात्मक आवेश। अब वो धनात्मक आवेश दिख रहा है, उसको अर्थ से कनेक्शन दिख रहा है, तो वो धनात्मक आवेश सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। तो गोला फिर से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या उस पर कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर पहले आप अर्थिंग को हटा दीजिए, अर्थिंग को हटा दीजिए, इसको हटा दिया हमने और इसको आप मेंटेन रखिए, है ना, तो देखिए क्या होगा। चलिए बना के दिखाता हूं आपको। तो इस पे धनात्मक चार्ज अभी भी बना रहेगा, आपने उधर से अर्थिंग हटा दी, ठीक है, अर्थिंग हटा दी, धनात्मक चार्ज बना रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? इस छड़ को हटा दीजिए, और जैसे आप छड़ को हटाएंगे तो किसी एक गोले पे, अगर अब जैसे मैंने कहा ना, पेन पे अगर मैं यहाँ चार्ज देता हूं तो पूरा चार्ज समान रूप से पूरे कलम पे क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। उसी तरह से इस गोले पे चार्ज एक तरफ है, लेकिन अब ये समान रूप से पूरे गोले पे क्या हो जाएगा? वितरित। जैसे आप इसे हटाओगे रॉड को, वैसे पूरे गोले पे समान आवेश क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। देखिए अब ये हो जाएगा, हाँ, आपका छड़ आपने हटा दी, तो इस पे जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो समान रूप से क्या हो गया? वितरित हो गया। ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन आ गई, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये हो गया आपका फोर्थ सिचुएशन, ठीक है। तो इस पे समान रूप से वितरण आ गए। तो जैसा कि आपने देखा, फिर से हमने कहा विद्युत प्रेरण द्वारा हमने पहले क्या किया? दो गोलों को आवेशित करके दिखाया। अब एक गोले को आवेशित करके दिखा दिया। एक गोले के केस में हमने क्या यूज करा है? अर्थिंग यूज करा है। इसका पर्पज आपको समझ आया हो, क्योंकि अर्थिंग हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। जिसको ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, जैसे अर्थिंग हो गई या चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, जिनको ये चीजें समझ नहीं आ रही, इससे पहले वाला वीडियो रेफर करें और वहां से चीजें समझ के फिर इसको देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चले। देखिए कह रहे हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी होता क्या है? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी होता क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं इसको, है ना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जो स्वर्ण पत्र होता है ये आपका गोल्ड लीफ होता है, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्कोप। तो होता क्या है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? होता क्या है? इसकी डिजाइन जैसा आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ऊपर पे क्या होता है? एक मेटल डिस्क होता है ना, एक कह सकते हैं धातु की डिस्क होती है। जैसे सीडी आता है ना, सीडी डिस्क, उसी तरह से धातु की एक डिस्क लगी होती है। कौन सा धातु यूज करते हैं? ब्रास। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ब्रास, ठीक है, ब्रास डिस्क लगा होता है। अब इसके थ्रू ये एक कंडक्टर वायर होता है ना, एक तरह से, है ना, कंडक्टिंग वायर होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे सोने की पत्तियां, है ना, गोल्ड की लीव्स लगी होती हैं। गोल्ड की लीव्स इस तरह से लगी होती हैं, सोने की पत्तियां होती हैं। ये वाला आपको दिख रहा है गोल्ड लीफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? इस पूरे, जैसे ऊपर जो डिस्क है और अंदर जो जार है ना, जो आपका ग्लास का जार है, उसके बीच मतलब कुचालक हम लगा देते हैं, ताकि कोई भी आवेश बाहर ना निकल पाए। तो ये जो बंद करने का है ना, ये कुचालक है, एक तरह से एक कुचालक है, जिससे कोई भी आवेश बाहर ना जा पाए, ठीक है। बस इस रॉड के थ्रू आवेश जाए आए और किसी माध्यम से चार्ज बाहर नहीं जा पाए, आवेश बाहर नहीं जा पाए। अच्छा, अब ये पूरा ग्लास जार है आपका, एक है ना, कांच का एक जार है, उसके अंदर रखा गया है। अब आगे नीचे जो लगा है, नीचे हमने रखा है, नीचे हमने लकड़ी का स्टैंड रखा है। लकड़ी का स्टैंड रखने का ये मतलब है ताकि कोई भी चार्ज लीकेज ना हो पाए, क्योंकि लकड़ी का स्टैंड क्या है? आवेश का कुचालक होता है ना। तो आवेश का कुचालक होता है, तो उसके थ्रू कोई भी चार्ज लीक नहीं हो पाता। और यहाँ पे लगा एक मेटल का फॉइल लगा है, जो गोल्ड लीफ है उसके साइड में मेटल का क्या लग रहा है? फॉइल लग रहा है। अब मेटल का फॉइल क्या होता है? वो टिन फॉइल होता है जनरली, है ना। ये एल्यूमिनियम या टिन फॉइल होता है, टिन फॉइल होता है, ठीक है। अब समझिए इसका काम क्या होता है ना? इसमें होता क्या है? जैसे मैं बस इतना सा पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। इनिशियली, प्रारंभ में, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे?
प्रारंभ में क्या करिए, आप इसे कुछ चार्ज दे दीजिए, है ना। आपने इसे कुछ चार्ज दे रखा है, सपोज करिए आपने इसे दिया धनात्मक आवेश, इसे धनात्मक आवेश दे दिया, तो यहाँ पे धनात्मक आ जाएगा। अभी धनात्मक आ जाएगा तो ये दोनों दोनों जो सोने की पत्तियां हैं एक दूसरे को क्या कर देंगी, प्रतिकर्षित कर देंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, क्योंकि धनात्मक धनात्मक एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये यूज करने का हमें मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये तो पूरा एक हो गया आपका सेटअप। जैसे ये पेन मैंने आपको दे दिया है ना, किसी बच्चों को मैंने पेन दिया, इस पे कुछ आवेश है, इस पे कुछ आवेश है, मैंने कहा बच्चा ये ले जाओ, ये आप पता करके बताओ कि इस पे धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है। कैसे आप पता करोगे इस पेन पे धनात्मक है या ऋणात्मक आवेश, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पेन दिया, इसी सिचुएशन को बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। अब देखिए मैंने आपको पेन दे दिया, एक आपका मैंने पेन दे दिया और पूछा आपसे कि इस पे आवेश बताना है। आप लेके गए, ये वाला फॉर्मेट है, मैंने सिर्फ इतना पार्ट बनाया है, इसका जो ये फॉर्मेट है ना, बस हमने उसका कुछ पार्ट बनाया है, ठीक है। अब इस पेन को जब इसके संपर्क में आप लेके आओगे, जब इसके संपर्क में आप लेके आओगे, अब ये पत्तियां क्या होंगी, या तो ये और ज्यादा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, या तो एक जो और ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगी, या एक दूसरे को क्या कर लेंगी, आकर्षित कर लेंगी। या तो और ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगी या क्या कर लेंगी, आकर्षित कर लेंगी। अब कैसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगी वो जरा समझिए। अब देखिए मान लीजिए एक दूसरे को और ज्यादा प्रतिकर्षित कर देती हैं, इसका क्या मतलब होगा, और ज्यादा प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या होगा, इस पे धनात्मक चार्ज क्या हो गए, बढ़ गए, इस पे धनात्मक चार्ज क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। अगर इन्होंने और आकर्षित कर लिया, एक दूसरे को और आकर्षित कर लिया, इसका मतलब इस पे जो धनात्मक चार्ज थे वो क्या हो गए, घट गए, इस पे धनात्मक चार्ज क्या थे, घट गए। देखिए ये पहली सिचुएशन थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे आपने पेन को इस पे टच कराया है ना, पेन को इसके संपर्क में लेके आया, आप पेन के इसके संपर्क में लेके आए, या तो ये वाला केस होगा, ठीक है, या फिर ये वाला केस होगा, दोनों में से कोई एक केस आएगा। या तो ये पत्तियां आपको और प्रतिकर्षित करेंगी, या तो प्रतिकर्षित करा, या तो एक दूसरे को क्या कर लिया, और ज्यादा आकर्षित कर लिया। तो आप पेन की कैसे बताओगे कि पेन पे कैसा चार्ज है। अब ध्यान से देखिए, जैसे आपने पेन को इस पे टच कराया और इस पे और धनात्मक चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब पेन पे कैसा चार्ज था, इस पेन पे कैसा चार्ज था, इस पे धनात्मक आवेश था, इस पे धनात्मक आवेश था। जैसे इसको आपने इस पे टच कराया, यहां से धनात्मक आवेश इसके थ्रू यहाँ पे चले गए और इस पे धनात्मक आवेश की संख्या और ज्यादा बढ़ गई, और संख्या बढ़ने से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस पेन पे ऋणात्मक आवेश है, तो जैसे ही इस पे आप इसके संपर्क में आप लेके आओगे तो ऋणात्मक आवेश इसके थ्रू जाएगा। अब जो धनात्मक आवेश पहले ऋणात्मक क्या करता है, धन और ऋण मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, तो धनात्मक आवेश को क्या करना शुरू कर देगा, खत्म करना शुरू कर देगा। तो पहले 4 धनात्मक आवेश थे, अब कितने बचे हैं, 2। तो जब कम धनात्मक आवेश आएगा तो लीफ क्या हो जाएंगी, लीफ क्या हो जाएंगी, पहले तो प्रतिकर्षित कर रहा था, अब क्या करने लग गया, आकर्षित करने लग गया, लीफ क्या हो गई, सिकुड़ गई आपकी, ठीक है। तो ये जो पत्तियां थी, ये सोने की जो पत्तियां हैं, ये क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, और यहाँ पे क्या हो जा रही हैं, इनका फैलाव हो जा रहा है, ठीक है। तो जब प्रतिकर्षित करेंगी तो फैल जाएंगी, आकर्षित करेंगी तो क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो इसका मतलब इससे पता चला, अगर ये सिचुएशन आती है, अगर ये सिचुएशन आती है तो मतलब पेन पे आपका कैसा आवेश था, धनात्मक, और अगर ये सिचुएशन आती है तो पेन पे आपका कैसा आवेश था, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले से आपका धनात्मक और ऋणात्मक होना तय होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं एक दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल, इसमें थोड़ा सा आपको बेटर समझ आया शायद। चलिए देखिए, अभी आपका है ना गोल्डी फेस सेटअप है, ये आपकी सोने की पत्तियां हो गई और ये मेटल डिस्क हो गया जैसा मैंने सिखाया था। पहले इसको मैं थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ। अभी इसको हमने कैसा चार्ज दिया है, धनात्मक चार्ज, तो ये थोड़ा प्रतिकर्षण दिख रहा है इनिशियली, है ना, इनिशियल सिचुएशन मान लीजिए। अब देखिए, अब आपको पता करना हो कोई रॉड धनात्मक आवेशित है या ऋणात्मक आवेशित है। अगर मान लीजिए इस पे धनात्मक आवेशित रॉड हम लेके जाएंगे तो इस पे चार्ज और बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जैसा देखिए मैं धनात्मक को अगर फिर से ले जाता हूँ इसके पास, बढ़ गया ना, देखिए, है ना, आवेश बढ़ गया, आवेश बढ़ गया तो पत्तियां क्या हो गई, फैल गई। अगर फिर से और ज्यादा धनात्मक ले जाओगे, फिर से देखो आवेश बढ़ गया, ये क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो पहले से धनात्मक चार्ज है, धनात्मक आवेश उस पे है, और जो पेन, जो चीज आप लेके जा रहे हो उसको टच कराने के बाद अगर उसकी लीफ क्या कर रही है, और ज्यादा प्रतिकर्षित कर रही है, इसका मतलब इस पे कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो जो अननोन आपका पेन है, जिसपे आपको आवेश नहीं पता, उस पर आप बता सकते हो कि कैसा है, ठीक है। अच्छा फिर से हम इसको न्यूट्रल जरा कर देते हैं एक बार।
अब ध्यान से देखिए, अब इनिशियली कुछ नहीं है, पहले इनिशियल इस पे कुछ दे दो, फिर से वही हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, धनात्मक आवेश दे दिया, इसे धनात्मक आवेश दे दिया। अब अगर इस पे आप जो पेन लेके आओगे, ये पेन लेके आओगे, अगर इस पे टच कराओगे, अगर उस पे धनात्मक आवेश हुआ तो ये फैल जाएगा, ठीक है। अगर देखो धनात्मक वाला लेके आऊंगा तो फैल जाएगा, ध्यान से देखना, धनात्मक वाला लेके आए, देखो फैल गया। लेकिन अगर ऋणात्मक आवेश वाला लेके आऊंगा, ऋणात्मक आवेश अगर लेके आऊंगा तो आप देखोगे ये, और ऋणात्मक लेके आऊंगा, देखो लिप क्या आ गई, सिकुड़ गई। तो इसका कहने का मतलब, अगर पहले से उस पर धनात्मक आवेश है और आप धनात्मक लेके जाओगे तो प्रतिकर्षण शो करेगा, और अगर ऋणात्मक लेके जाओगे तो क्या शो करेगा, आकर्षण शो करेगा। तो इसकी मदद से हम बता सकते हैं, जैसे ये पेन हमें नहीं पता इस पर कैसा चार्ज है, तो जब उस पर टच कराएंगे अगर वो और ज्यादा प्रतिकर्षण शो करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका धनात्मक चार्ज हो जाएगा। अगर वो आकर्षण शो करेगा, लीफ जो सिकुड़ने लग जाएंगी, तो क्या कैसा हो जाएगा, इसके पास ऋणात्मक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आइए, तो ये हो गया। अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी, परिभाषा। कह रहे हैं ये एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत आवेश का पता लगाने और उसकी ध्रुवता की पहचान करने के लिए किया जाता है, तो है ना। तो विद्युत आवेश जैसे इस कलम पे कैसा आवेश है और कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब कुछ पता लगाने के लिए इस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। जब कोई आवेशित वस्तु धातु डिस्क को स्पर्श करती है तो आवेश पत्रों तथा प्रवाहित होता है, जिससे वो विचलित या संकुचित होते हैं, ठीक है, जिससे हम आवेशित वस्तु की ध्रुवता निर्धारित कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आए हो, बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है बेसिक का लास्ट टॉपिक है, जो बेसिक पार्ट हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के, जो बेसिक चीज। देखिए बेसिक एक बार अगर आपको क्लियर हो गया, सारी चीजें आपको समझ आने लग गई, तो आपको इसके आगे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो शुरू की, जैसे आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के क्या क्या जैसे प्रॉपर्टीज है ना, कि मूल गुण क्या है इनके, इलेक्ट्रोस्कोप आपको पढ़ाया और बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो बेसिक पार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद जब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और क्वेश्चन उनके बेसिस पे करेंगे, गॉस थ्योरम करेंगे, तो इन सब का बेसिक चीज़ों का यूज आएगा, तो अच्छे से इनको रिवाइज करिए। अब समझते हैं जरा, पहले कह रहा है विद्युत आवेश के मूल गुण, है ना। मूल गुण क्या है, इसके तीन मूल गुण होते हैं। जो आवेश होता है उसके तीन मूल गुण होते हैं, योगात्मक, क्वांटीकरण, संरक्षण। योगात्मक, क्वांटीकरण और संरक्षण। अब क्या होता है, पहले योगात्मक आप समझिए। योगात्मक गुण डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये कलम है मेरे पास, मान लीजिए इस पे मैंने +2 कूलम दिया और इधर मैंने कितना दे दिया, -3 कूलम। यहाँ कितना दिया, +2 कूलम, और यहाँ कितना दिया, -3 कूलम। अब मैं पूछूं इस पेन पे टोटल कितना चार्ज है, तो योगात्मक गुण क्या कहता है कि जो इसकी विभिन्न विभिन्न जगहों पे जो आवेश हैं उनका बीज गणितीय सम कर दीजिए, है ना। दो सम होता है, एक वेक्टर सम होता है आपका, है ना, या फिर सदिश सम बोलते हैं जिसे, और एक होता है बीज गणितीय सम। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में आप दो तरह के सम पढ़ेंगे, एक बीज गणितीय सम जो आप पढ़ते हुए आए हो, जैसे 2+3 करके आपने 5 बता दिया, उसको बोलते हैं बीज गणितीय सम। तो आप देखिए जरा, यहाँ पे +2 दिया और यहाँ पे -3 दिया बच्चों, है ना। तो एक कलम था, उस पर एक जगह हमने +2 आवेश दे दिया और दूसरी जगह -3 आवेश दे दिया। तो हुआ क्या, अब अगर हम टोटल आवेश पूछें, कुल आवेश पूछें, तो क्या होगा, +2 -3, +2 और -3 कितना आ जाएगा बच्चों, -1। इस पे कुल आवेश कितना हो जाएगा, -1 कूलम के बराबर। तो किसी भी वस्तु पे या किसी भी पिंड पे जो उसके अलग अलग आवेश होते हैं, अगर उस पूरे का हमें आवेश निकालना हो तो उन विभिन्न स्थानों के आवेश का क्या कर दीजिए, बीजगणितीय सम कर दीजिए। तो उस ऐसे गुण को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक गुण। जरा इसका देखें, जैसे दिया इन्होंने, मान लीजिए एक निकाय में 4 आवेश है ना, कोई निकाय है या कोई वस्तु है, जैसे ये है, इसमें मान लीजिए हमने कुछ आवेश जैसे दे दिया, यहाँ पे 2 है ना, इस पॉइंट पे 2 है, इस पॉइंट पे मान लीजिए -3 है, यहाँ कहीं +4 है, यहाँ कहीं 5 है, ठीक है। अब इसका टोटल आपसे आवेश पूछा है, निकाय का कुल आवेश, तो क्या कर दो, इनका बीजगणितीय सम कर दो, जो प्लस वाले हैं। तो +2 है ना, -3 +4 +5, अब टोटल कितना आ जाएगा, 2 4 6 5 11, 11 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 8। और प्लस वाला नंबर बढ़ा है तो प्लस आएगा, और यूनिट क्या दी है आपको, माइक्रो कूलम। तो इस निकाय पे कुल आवेश कितना हो गया, +8 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो योगात्मक गुण यही होता है कि किसी निकाय के विभिन्न स्थानों पे जो चार्ज होते हैं, अगर उस निकाय का हम कुल आवेश निकाल रहे हैं तो उन विभिन्न आवेशों को क्या कर दें, बीजगणितीय सम कर देते हैं, तो हमें ये चीज मिल जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ योगात्मक गुण आपको क्लियर हो। डेफिनेशन ये रहा कि किसी निकाय का कुल आवेश निकाय के भीतर विभिन्न बिंदुओं पर स्थित व्यक्तिगत आवेशों का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है, ठीक है।
अच्छा अब आते हैं दूसरा क्वांटीकरण। क्वांटीकरण बहुत अच्छी चीज़ है ना। क्वांटीकरण बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वांटीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्वांटीकरण समझते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे आप गोलगप्पा खाने जाते हैं, गोलगप्पे खाने जाते हैं, है ना, तो देता कहीं कहीं 10 रुपए के 5, 7, 10 वाट एवर, ठीक है। अब जैसे आपने पूछा भैया 10 रुपए के कितने गोलगप्पे दिए, आपने उसे 10 रुपए दिए, 10 रुपए के कितने गोलगप्पे दिए, है ना। वो आपसे बोलेगा भैया 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, ऐसे बोलेगा 5.5 मिल सकता है ना, या 6.5 मिल सकता है। क्या ये बोलेगा क्या इतने गोलगप्पे पॉसिबल है? आधे गोलगप्पे देगा आपको, नहीं, ठीक है, अच्छा भी नहीं लगेगा आपको। तो कहने का मतलब जब भी आप उससे पूछोगे ना कि भैया हमें गोलगप्पे खाने हैं और ये दे दो, तो 10 का पूछोगे तो आपको बताएगा 5 मिलेगा, 10 में 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, जो भी मिलता हो वाट एवर, है ना। लेकिन 6.5, 7.5, 8.5 नहीं बताएगा वो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसी तरह से चार्ज, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे आप कुछ आवेश देना चाहते हो, इस पे आप कुछ आवेश देना चाहते हो, इसको आवेशित करना चाहते हो, उसको कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देके आप आवेशित करना चाहते हो। तो आप कैसे दोगे इस वस्तु को, आप आवेश कैसे दोगे? इसको या तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन दोगे। अब ये नहीं दे सकते, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ठीक है, या 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं दे सकते, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किसी, अब इसका डेफिनेशन समझिए, किसी वस्तु को अगर हम कोई आवेश दे रहे हैं तो उसको जो आवेश देते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। उसका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होता है उसका पूर्णांक होगा, लाइक 1 टाइम्स, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 1000 गुना। लेकिन 10.5 नहीं हो सकता, या 15.5 नहीं हो सकता, 2.3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब भिन्न में नहीं दे सकते आप, हमेशा कब देंगे, पूर्णांक में देंगे, कभी भी भिन्न में नहीं दे सकते उसे, है ना। 2.3, 2.4 ये सब नहीं दे सकते आप। तो जब भी किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल या पूर्णांक मल्टीपल होता है, ठीक है। कंप्लीट, लाइक 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। ऐसे भिन्न के फॉर्म में आप नहीं दे सकते, या दशमलव के फॉर्म में आप नहीं दे सकते, है ना। पूरा पूरा देंगे, पूर्णांक के फॉर्म में देंगे। तो वही वाली कहानी है कि अगर 10 रुपए का आप गोलगप्पे ले तो आपको 5, 6 या 7 देगा, ना कि 5.5, 6.5, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण। तो जो आवेश है, आवेश की इस प्रॉपर्टी को या इस गुण को हम बोलते हैं क्वांटीकरण। तो क्या होता है, किसी भी वस्तु पे जो आवेश जाता है वो क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के फॉर्म में जाता है, लाइक 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम्स, ठीक है। कभी भी भिन्न के फॉर्म में नहीं जाता, तो कोई भी वस्तु। अच्छा, लेकिन ये वाली चीज एप्लीकेबल कहां तक है, सूक्ष्म चीजों के लिए, है ना। सूक्ष्म चीजों के लिए एप्लीकेबल है। लाइक अगर आप बड़े मात्रा में डील कर रहे हो, या बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज आप दे रहे हो, तब वहां पे ये चीज फेल हो जाती है, तब 10 गुना 20 गुना नहीं देखते हैं, तब वहां पे किसी भी फॉर्म में जा सकता है। तो जब बहुत छोटी छोटी चीजों पे आवेश हम देते हैं या उसके बारे में हम देखते हैं, तब ये वाला क्वांटीकरण वाला नियम एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। अब इसका पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं वह प्रायोगिक तथ्य कि विद्युत आवेश का सतत मात्राओं के बजाय विविक्त मात्राओं में होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, या अगर उसमें समझें कि विद्युत आवेश का जो क्वांटीकरण का अर्थ है, किसी पिंड को कुल आवेश हमेशा आवेश की एक मूल मात्रा का पूर्णांक गुणक होता है, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, एक मूल मात्रा का क्या होता है, पूर्णांक गुणक। तो जब भी किसी वस्तु को, किसी पिंड को आप आवेश दोगे, किसी पिंड का जो कुल आवेश होता है वो एक मूल मात्रा, मूल मात्रा मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। एक मूल मात्रा का क्या होता है, पूर्णांक गुणक होता है। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज निकालें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई, है ना, एन ई। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई के बराबर होगा। Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर होगा। मतलब ये आपका पूर्णांक हो गया 1, 2, 3, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। अच्छा, अब यहां से देखिए, रगड़ने के दौरान केवल इलेक्ट्रॉनों की एक पूर्णांक संख्या, जैसे पहले बेसिक पार्ट 1 में हमने पढ़ा है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वूल से या उससे रब करते हैं तो क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वो किस फॉर्म में जाता है, क्वांटीकरण के कारण ही जाता है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं स्थूल आवेशों से निपटते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण को नजरअंदाज करते थे। स्थूल आवेश मतलब जब बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज को आवेश आपको देना हो, तो उस समय क्वांटीकरण हटा देते हैं। उस समय हम ये नहीं कहते, अगर आप कहीं बहुत ज्यादा चार्ज या आवेश देना हो ना,
तो हम ये नहीं कहते कि नहीं भाई इसको इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल है, तो वहाँ पे ये चीज़ फेल हो जाती है। ये सिर्फ कहाँ काम करती है? सूक्ष्म चीज़ों में, जहाँ इलेक्ट्रॉन का 1000 गुना, 10, 20, 50 गुना देना हो तो वहाँ काम करता है, बाकी बड़ी जगहों पे ये चीज़ फेल हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका लास्ट पॉइंट है, बेसिक का लास्ट पॉइंट है आवेश का संरक्षण। अब क्या होता है आवेश का संरक्षण? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, है ना। आवेश के संरक्षण में देखिए कहते हैं कि किसी भी कोई भी निकाय है आपका, कोई भी निकाय है, उसका कुल आवेश क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है कि मतलब कि अगर हमें जैसे ये पेन है ना, जैसे देखिए एक पृथक निकाय है, पृथक निकाय मतलब उसका किसी से कनेक्शन नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉल रख दिया, उसको किसी चीज से आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल किसी चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। पृथक आवेश का मतलब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जैसे हो ना, आइसोलेट हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। ठीक है, तो अगर आदमी अंडरग्राउंड हो जाता है तो क्या होता है? उसका बाहरी दुनिया से मतलब क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा वर्ड। तो पृथक निकाय का मतलब कि उसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो अगर एक पृथक निकाय है तो उसको आपने अगर 10 कूलम दे दिया, 10 कूलम दे दिया, तो उसके पास 10 कूलम ही चार्ज रहेगा। अब जैसे कोई अंडरग्राउंड हो गए, जैसे मान लो आप कुछ खाने पीने का सामान लेकर अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है, अंडरग्राउंड मतलब एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, कुछ खाने पीने और चीज़ स्टोर कर लिया थोड़े दिन के लिए, 10 दिन 5 दिन के लिए, और आप एक कमरे में जहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ है सारी, वहाँ पे आप बंद हो गए, आपने रिस्टोर कर लिया खाने पीने के सामान। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब बाहरी दुनिया से आपका कोई मतलब है नहीं, तो आप बाहर से ना तो कुछ ले सकते हैं ना बाहर कुछ दे सकते हैं। तो एक बार आपने एंट्री कर ली अंडरग्राउंड रूम में, तो फिर आप बंद। ठीक है, बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो इसका कहने का मतलब ये है, पृथक निकाय अगर एक है, अगर आपने उसको कुछ आवेश दे दिया, तो अब उसके आवेश में ना तो कोई कमी होगी ना ही कोई बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ना तो कोई देने वाला है, देने पे भी रोक लग गया, और वहां से लेने पे भी रोक लग गया। तो इसका मतलब आप थोड़े दिन बाद भी देखोगे तो उसके पास कितना रहेगा? 10 कूलम ही चार्ज रहेगा। जैसे आप मान लीजिए 1000 रुपये लेके अंडरग्राउंड हो गए, अब आपको कोई पैसा देने वाला नहीं है, नहीं आपको कोई खर्चे के काम है, किसी को बाहर पैसा नहीं देना है, तो आप जब उस कमरे से बाहर निकलोगे तो आपके पास 1000 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, तो वही बात कह रहा है। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो आवेश है उसको ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जैसे कोई भी चार्ज है, जैसे आप चार्ज जो यूज कर रहे हो, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ आवेश आ रहा है, यहाँ पे कुछ आवेश आ रहा है। अब इसको मैंने अपने हाथ में टच करा लिया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आवेश था, मैंने हाथ में टच कराया, अब मेरे हाथ के थ्रू क्या हो गया? अब यहाँ बॉडी में आ गया। ठीक है, तो जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है वो क्या होता है? किसी के थ्रू चला जाता है, वो उसका कहीं कोई नुकसान नहीं होता, कहीं लॉस नहीं होता। आपको दिखाता हूँ, जैसे समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए ठंडियों के टाइम आप देखिए किसी भी ऐसे कमरे में है, रूम में है ना, वुलन चीज़ें जहाँ पे हैं। अब आप जैसे ठंडी वाले रूम में आप रात को सो के बाहर अगर आप निकलोगे, आपके दरवाजे का हैंडल अगर मेटेलिक है तो आपको हल्का सा शॉक सा लगता है। ठीक है, क्यों लगता है ऐसा समझिए। देखिए जरा, आप वुलन चीज़ से अगर आपकी बॉडी बार बार रब होगी, है ना, जैसे आप ठंडियों में क्या करते हैं, कंबल रजाई गद्दे यूज करते हैं, तो अगर वुलन चीज़ से बार बार आपकी बॉडी रब होगी तो वहाँ से क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, अब ये होगा क्या? अब ये चार्ज चला गया है, अब इसका कहीं यूज तो हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे सुबह मॉर्निंग में आपने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, आपको शॉक लगेगा। ठीक है, तो आपने ये फ्रिक्शन करा, आपने बार बार, आप रात में सो रहे हो या वुलन चीजें पहन रखी है तो बॉडी बार बार रब होती है बहुत सारे क्रियाओं से, तो होगा क्या? तो जैसे ही आपके अंदर कुछ चार्ज स्टोर हो जाएगा, और मॉर्निंग में या बीच में अगर आप उठ के, अगर मेटेलिक है ना, क्योंकि मेटल है तो वहां पे क्या होगा? आपकी बॉडी से चार्ज आएगा, और जब भी किसी चीज में चार्ज आता है या जाता है तो वहां पे क्या फील होता है? एक छोटा सा माइनर सा शॉक फील होता है। ठीक है, जैसा आपने इसमें देखा, देखिए वापस से, अगर मैं लगा रखा है तो डायरेक्ट वहीं जाएगा, अगर आपने उसको पकड़ रखा और ये कर रहे हो तो डायरेक्ट ये जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने पहले स्टोर कर दिया, अब चार्ज स्टोर कर दिए, तो अब क्या हुआ? चार्ज यहाँ पे स्टोर हो गया, और जैसे आप इसको टच करोगे वैसे चार्ज क्या हो जाएगा? शॉक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब जो लास्ट वाला आपने रूल पढ़ा है, इसके अंदर आवेश का संरक्षण, कि आवेश को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी निकाय का, किसी पृथक निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक थी, इतनी चीजें अभी तक जो हमने पिछली क्लास और आज वाली क्लास में पढ़ा, ये सब कुछ बेसिक था। अगली क्लास से हम और सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे ढंग से। बस आप कनेक्टेड रहिए, फील करिए, कमेंट में कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे बताइए, या वीडियोस में, और मैं कोशिश करूंगा वीक में छुट्टी के दिन या चीज़ों के दिन आपकी लाइव क्लास लेके आपको डाउट्स और चीज़ें भी क्लियर करूँ। ठीक है, तो वीडियो देखिए और कमेंट में डाउट्स बताइए, बाकी लाइव क्लास होगी तो आप पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं, मार्क करके रखा करिए कॉपी में। ठीक है, और नोट्स और चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के लिए
धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।